नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एक नए वीडियो के साथ। ये हमारा जो पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पीजीटी की बात करने वाले, पीजीटी और जीआईसी का मुख्य केंद्र बिंदु है, क्वेश्चंस का मुख्य केंद्र बिंदु है। और जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो टफ आते हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको लिया हुआ है। ये जो जनरली आपके दिमाग में है कि इकोलॉजी बहुत सिंपल है, तो वो यहाँ आपका भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं, इसलिए इस बिंदु को हमने लिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 23 जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट। जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में क्या रहता है। जो जलमग्न होते हैं यानी पौधे पूरे डूबे रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब विकसित अवस्था में क्या रहता है, तो वो एयर स्पेसेस है। उनमें क्या होता है, उनकी आप पत्तियों में देखेंगे तो एयर स्पेस होगा, उनके पेटियोल में देखेंगे तो एयर स्पेस होगा, तो सबसे ज़्यादा विकसित ये होता है। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ता प्रदान करती है, और चूंकि ये उन्हीं में ज़्यादा विकसित होता है जो मिट्टी पर या सीधे खड़े रहने में उनको मदद करती है। वैस्कुलर बंडल डेवलप इसलिए नहीं होते हैं कि ऑलरेडी ये जल में पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। और बहुत उम्दा क्वेश्चन आपके लिए चुने हैं जो आपको गणित बिगाड़ सकते हैं और कठिन की श्रेणी में आएंगे। सिंपल वाले क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि सिंपल वाले क्वेश्चंस का हमने चयन नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए सिंपल वाले क्वेश्चन आपके सही ऑटोमेटिक हो जाते हैं। द एनर्जी सोर्स फॉर ओमनीवोरस आर। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि जिनको पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है इसका आंसर ए करें, बी करें या सी लगाएं। तो कहता है द एनर्जी सोर्स ऑफ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का एनर्जी सोर्स क्या होता है, ओमनीवोरस होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आता है, मनुष्य आता है, कुत्ते आते हैं, बिल्ली आती है। तो सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, जो मतलब हार्वीवोरस भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं कार्निवोरस, यानी मांस का भी भक्षण कर सकते हैं और पेड़ पौधों का भी। जैसे मनुष्य, यहाँ अपने आप को रख कर देखिए, मनुष्य है तो अपने आप को यहाँ रख कर देखिए कि हम लोग क्या खा सकते हैं। तो हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा होता है, पेड़ और पौधे होते हैं, पेड़ और पौधे होते हैं। फिर हम किसको खाते हैं, कंज्यूमर्स, कार्निवोरस। जो कंज्यूमर्स होते हैं, पहले तो प्रोड्यूसर्स को खा गए, फिर हम लोग कंज्यूमर्स को खाते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं कंज्यूमर्स, उनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, खाते हैं। ध्यान रखिए किसको खाते हैं, कंज्यूमर्स को भी हम सब खा जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या सही होगा, कंज्यूमर्स को भी हम लोगों ने खा लिया। ये जैसे मान लेते हैं पक्षी है, पक्षी क्या करते हैं, पक्षी घास तो खाते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जो पक्षी हैं जो कीट ईट खाते हैं, उनका भी मन शिकार करके खा जा रहा है, या अन्य जो जीव हैं उनको भी खाया जा रहा है, सबको खा जा रहा है। जैसे कुत्तों को भी किसी देश में, कई देश हैं जो कुत्तों का भक्षण करते हैं और सांपों का भक्षण करते हैं। तो ये क्या है, सब कंज्यूमर्स कार्निवोरस हैं, तो इनका भी भक्षण करते हैं। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए कम्युनिटी द interconnection of several chains carrying food energy of all living beings is known as। इन एक कम्युनिटी, एक जो समुदाय होता है उसमें जो इंटरकनेक्शन होता है, जो कई सारी जो चेन्स होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं इस तरीके से, ये ऐसे। तो कहता है एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज नोन एज, तो उसे हम फूड वेव के नाम से जानते हैं। क्या, फूड जाल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए किसके नाम जानते हैं, फूड वेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस का हम फिर आपसे बता दें, यहाँ क्वेश्चन सिंपल नहीं लिए गए हैं, तो हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो, मगर सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए गए। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। इनमें हमें मैच कराना है। तो जो राइनासोर्स होते हैं, जो राइनो होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय की मतलब तलहटी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ये कर देंगे। दूसरा, जंगली जो गधा पाया जाता है, थार के रेगिस्तान में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये वाला कर देंगे। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लिया जाए। ये कर लेंगे।
और जो हंगुल है वो कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर में पाई जाती है। स्लॉथ बियर कहाँ पाया जाता है, तो वो माउंट आबू फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये हमारा क्रम आपको दिखा। अब यहाँ से अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा आपने देख लिया तो यहाँ से 4 क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पीजीटी लेवल को लेकर चला जा रहा है, इसलिए थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। तो राइना कहाँ देखने को मिलता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन। और जो वाइल्ड एस वाला क्वेश्चन बना है अलग से, वाइल्ड एस फाउंड इन, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। और वाइल्ड जो ऐसे उसके बाद हंगुल, हंगुल से तो कई बार क्वेश्चन बना है, ये कश्मीर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका इस हिसाब से कौन सा सही होगा, तो जो ए में 4 करेंगे तो ए में 4 बी दिखा रहा है, इसको हम सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास बिकम इन्वर्टेड। इनमें किस में पिरामिड जो बायोमास का होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है जिनका पिरामिड उल्टा हो। ध्यान रखिएगा, हम बायोमास की बात कर रहे हैं और बायोमास में पिरामिड की बात कर रहे हैं जो कि कैसा हो, उल्टा हो। तो किसका पिरामिड हमें बायोमास में उल्टा दिखाई देता है, बताएं आप। तो हमें बायोमास में जो पिरामिड दिखाई देता है वो हमें किसका दिखाई देगा, पौंड का। क्यों पौंड का क्यों दिखाई देगा, क्योंकि भार के आधार पर, भार के आधार पर। तो यहाँ थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं पिरामिड का, चूँकि क्वेश्चन बना है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो जब हम पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड की बात करें उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए, जैसा कि हर बार आपको देते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, चूँकि अभी तो जो टीजीटी था और जो लोग डॉक्टर नोट से जुड़े थे उन्होंने लाभ किया, और हमारे कई जो ग्रुप में हैं वो सिलेक्शन के कगार पे खड़े हुए हैं, और लगभग उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि अच्छा स्कोर किया है। और हम पहले भी बता चुके थे कि जो टीजीटी 2016 और टीजीटी जो 2021 हुआ है उसमें डॉक्टर नोट्स के वीडियो से और जो नोट्स हैं और डिस्कशंस हैं लगभग 85% क्वेश्चन फंसे हैं। तो अब चूंकि ये ख़त्म हो चुका है तो इसकी बात करने का कोई मतलब है नहीं। अब हमारे टारगेट पर जो है वो है पीजीटी और कौन है, जीआईसी है। ये दोनों हमारे टारगेट पर हैं। इसके अलावा आश्रम पद्धति वाला जो एग्ज़ाम है, चूँकि ये जीआईसी और ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और दूसरा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो पीजीटी और जो जीआईसी में भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं, तो इनको टारगेट करके आपको वीडियो उपलब्ध करा जाना है। वीडियो थोड़े कठिन जरूर हैं मगर यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। तो अब क्या करना है कि अगर आप अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं और फ्यूचर में फिर टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी और केवीएस एनवीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और केवल 1 टाइम मेंबरशिप है। ये जो मेंबरशिप है केवल 299 की है, 299 वन टाइम देना है, 299 वन टाइम देंगे तो इससे क्या होगा, सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपकी जो स्टडी है वो रुकेगी नहीं। और हम आपको बता दें कि केवीएस की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है और बड़ी मात्रा में आने वाली है। चूँकि 2 वर्ष से हुई नहीं है, 19 में इसका एग्ज़ाम हुआ था तब से नहीं आई है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। ईएलटी की भी वैकेंसी आने वाली है और ये हो सकता है 6 माह के अंदर आ जाए, या फिर नई सरकार जो गठित होती है, नई सरकार बनेगी, चूँकि चुनाव है तो उसके बाद वैकेंसी आने, क्योंकि 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो जो कि राजकीय विद्यालयों में बहुत पोस्टें खाली हैं तो संभावना इसकी प्रबल है। और डिस्कशन ग्रुप पे डेली डिस्कशन होता है टॉपिक वाइज, तो आपकी तैयारी प्रॉपर बनी रहती है। और प्रैक्टिस ग्रुप पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप यहाँ जब जुड़ेंगे, अगर एग्ज़ाम आप भविष्य फ्यूचर को लेकर भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो जुड़ें, और उससे क्या होगा, आपकी तैयारी स्पीड पकड़ेगी और लगातार आप पढ़ते रहेंगे। और होता क्या, सिलेक्शन ना होने का कारण होता है कि एग्ज़ाम के बस थोड़े दिन से पढ़ना, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें यहाँ मैसेज व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं। जैसे ही ये पीजीटी का चूँकि एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम 17 को है, 17 को जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा वैसे ही जीआईसी के ग्रुप बना दिया गया, जीएस का ग्रुप बना दिया गया। चूँकि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ आनी है, जीआईसी में भी आनी है और उसके अलावा आश्रम पद्धति में भी आनी है जीएस, लगभग 30 नंबर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर में आनी। तो इसके लिए जीएस ग्रुप बना दिया गया है और ये जीएस ग्रुप एक्टिव होगा, आपको जोड़ा जाएगा। जितने भी हमारे मेंबर हैं पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनको
18 तारीख में सबको लिंक के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, तो आपकी जीएस की भी तैयारी चलने लगेगी। क्योंकि टारगेट यहाँ अब जो है वो पीजीटी और जीआईसी और आश्रम पद्धति है, फिलहाल अभी इसी को टारगेट कर रहे हैं। तो जीएस भी मुफ्त में मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, गूगल पे करना है, फ़ोनपे या पेटीएम पे आपको 299 पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और हमारे इस नंबर पर टेलीग्राम पर सेंड करना है। अगर टेलीग्राम पे सेंड ना हो उस स्थिति में व्हाट्सएप पे सेंड करना है, हम आपको तत्काल ग्रुप से ऐड कर देंगे। आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। कोई भी भारत का, पूरे इंडिया में कोई भी इतना सस्ता 299 कितना होता है ये तो आप जानते हैं, तो इतना सस्ता, इतना अच्छा, और चूँकि 100% दावा हम करते हैं और जो हमारे आप वीडियो देखते हैं उसमें ढेर सारे क्वेश्चन फंसे, तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। थर्ड है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत फंसाता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है, ये तो 2021 में क्वेश्चन आया था, ये वाला जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हरदम कैसा होता है, सीधा होता है। ये हरदम देखिएगा, जो एनर्जी का कभी पिरामिड पूछे, क्वेश्चन बहुत पूछता है, एनर्जी का पिरामिड हरदम सीधा होता है, यानी वो बिल्कुल इस तरह होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अब आता है पिरामिड ऑफ नंबर। जो पिरामिड संख्या का होता है, तो जो वृक्ष इकोसिस्टम की संख्या की बात कर रहे हैं, पिरामिड जो नंबर होता है, तो जो वृक्ष इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, वृक्ष यानी ट्री का जो पिरामिड होता है, ट्री पर इकोसिस्टम होता है, वो हरदम उल्टा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वृक्ष होता है वो अकेला होता है, पेड़ जो है वो अकेला होगा और फिर उसमें ढेर सारे कीट होंगे, फिर उसके अलावा चिड़ियाँ होंगी, चिड़ियों के बाद मान लेते हैं बड़ी चिड़ियाँ होंगी, तो इस बेस पे ये उल्टा होता है। या आप लगा लें कीट हैं, ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये इसमें चिड़ियाँ रह रही हैं, चिड़ियाँ किसका भक्षण करती हैं, कीटों का करती हैं, और कीट किसका करते हैं, छोटे कीटों का करते हैं, तो इस तरह ये उल्टा होगा। और जो इसका घास के मैदान का होता है, किसका होता है, ग्रास लैंड का, घास के मैदान की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब नंबर ऑफ पिरामिड में घास के मैदान की बात करते हैं, ग्रास लैंड का, तो ग्रास लैंड का हरदम सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ग्रास लैंड का सीधा क्यों होता है, क्योंकि इस स्तर पर घास बहुत होती है, आप समझते ही हैं। फिर उसमें मान लेते हैं टिड्डे हैं, तो घास से टिड्डे कम होंगे, ये मान लेते हैं टिड्डे हैं, और टिड्डों को मान लो मेंढक ने खाया तो मेंढक और कम होंगे, और मेंढक को मान लेते हैं सर्प ने खाया तो और कम होंगे, और इसमें अगर सर्प को बाज ने खाया या मोर ने खाया तो वो कम होगी। तो हरदम ग्रासलैंड का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। और जो वृक्ष का पिरामिड होता है, ध्यान रखिए, वृक्ष का जो पिरामिड होता है, किसका हम बात कर रहे हैं, नंबर की संख्या के आधार पर, संख्या क्या, तो वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो हरदम उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। अब हम चौथे नंबर की बात करते हैं। एक तो अभी एनर्जी वाला आपको बताई है, तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है, ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हरदम सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं होता है, यानी अपराइट होता है। कैसा होता है, अपराइट होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का, बायोमास का, चूंकि पूछा है और एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो बायोमास के पिरामिड की बात करते हैं, भार का। हम किसकी बात करते हैं, भार का। तो जो पौंड का होता है, तालाब का पिरामिड होता है, वो उल्टा होता है। क्यों, भार की बात कर रहे हैं, भार का मतलब होता है वजन का। तो हम मान लेते हैं उल्टा, ये तालाब में ले लिया, ये तालाब में। अब मान लेते हैं छोटे छोटे एल्गी पाए जा रहे हैं, या छोटे कीट पाए जा रहे हैं, या प्लैंकटन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनका भार बहुत कम होता है। फिर मान लेते हैं इनको किसने खाया, थोड़े छोटे बड़े कीटों ने खाया, तो उन कीटों का भार इस एल्गी के भार से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन कीटों को बड़ी मछली ने खाया और मछली का भार ज़्यादा होगा, मछली का भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कैसा होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बायोमास के पिरामिड की बात करते हैं, स्थलीय इकोसिस्टम की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो टेरेस्ट्रियल बायोमास में जो इकोसिस्टम में पिरामिड होता है वो हरदम सीधा होता है, क्योंकि यहाँ क्या होंगे, मान लेते हैं बड़े बड़े वृक्ष या बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो यहाँ ये ले लिया, मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं या बड़ी बड़ी पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, तो ये हुआ, उनका भार बहुत ज़्यादा है। अब उसको मान लेते हैं हिरन ने खा लिया,
तो हिरन का भार इन वृक्ष की अपेक्षा कम है, और इस हिरन को मान लेते हैं शेर ने खा लिया, शेर का भार बहुत ज़्यादा है, तो ये हरदम सीधा होगा। तो ये जो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ हम किसको लगाएंगे, पॉन्ड को। हमने बता दिया है बायोमास दिया हुआ है, क्वेश्चन बना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन अच्छा दिया भी है, पीजीटी में 2002 और 2010 में पूछा गया है। सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये प्रायः हमें राजस्थान में देखने को मिलता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बंगाल किससे संबंधित है, तो सुंदरवन, किससे, सुंदरवन, ध्यान रखिएगा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व से संबंधित है। और उसके अलावा आसाम किससे संबंधित है, तो आसाम में काजीरंगा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, काजीरंगा पाया जाता है आसाम में। और बात करते हैं उड़ीसा की, तो कड़िका राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, कौन सा, कड़िका राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। और चूंकि सारिस्का बात किया तो राजस्थान इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। हम फिर बता दें, ये पीजीटी और जीआईसी को टारगेट करके वीडियो बनाया जा रहा है, और ये इसके क्वेश्चन जीआईसी में भी आएंगे, तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसमें हमें इनको मैच कराना है, तो बंगाल टाइगर तो सुंदरबन में पाया जाता है, इसको कर लो। और एशियाटिक लाइन गुजरात में पाया जाता है। अच्छा, रेड पांडा कहाँ पाया जाता है, तो रेड पांडा और लिपोर्ड, पहले इससे देख लें दो से क्या मिल रहा है, तब उस पर देखते हैं। तो बंगाल टाइगर का ए में कौन सा ही होगा, नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, हाँ सुंदरबन। ए में 3 देखते हैं, ए में 3, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ए सही होगा, सिंपल सा ए सही होगा। और ए में के हिसाब से क्या सही है, तो बंगाल टाइगर सुंदरबन से संबंधित है, और एशियाटिक लाइन गुजरात से संबंधित है। रेड पांडा है सिक्किम से संबंधित है, किससे, सिक्किम से। और स्नो लिपर्ड जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, लिटोरल फॉर्म ऑफ द एनिमल आर फाउंड इन। तो ये लिटोरल और ये इस तरह की जो वर्डिंग यूज़ की जाती है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप जब तक नहीं समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। क्योंकि ये जो लिटोरल वगैरह होता है, तो ये समझ में नहीं आते कहाँ लिटोरल की बात कर रहा है, कहाँ ये बेंथिक की बात करने लगा। तो यहाँ थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको परेशान कर सकता है। तो लिटोरल की बात करते हैं, हम किसकी बात करें, लिटोरल की। तो इसका पिक्चर हमने लगा के रखा था, ये समुद्र का भी देख लेते हैं और ये दोनों मिक्स करके देखते हैं। तो जब समुद्र का वर्टिकल जोन करते हैं, या समुद्र को हम काटते हैं, या किसी तालाब को देखते हैं, तो ओशियन बेसिन के 3 भाग होते हैं। हम अगर ओशियन की बात कर लें, ओशियन बेसिन की, इधर चलते हैं थोड़ा सा, तो ओशियन, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। जो ओशियन बेसिन होते हैं उसके प्रायः 3 भाग होते हैं। पहला आता है लिटोरल जोन, क्या आता है, लिटोरल जोन आता है, क्या आता है, लिटोरल जोन। दूसरा वाला पार्ट क्या आता है, तो दूसरे वाले पार्ट को बेंथोनिक जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंथोनिक जोन के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा पार्ट आता है, और उसको हम बोलते हैं पैलियाजिक जोन, क्या बोलते हैं, पैलियाजिक जोन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने कितने भागों में बांटा है, समुद्र को, यानी समुद्र को लिया और उसकी खड़ी काटा, तो इस तरह से ये भाग हमें दिखाई देता है। कौन सा, लिटोरल जोन। लिटोरल जोन क्या होते हैं, समुद्री तल तट से लेकर महाद्वीपीय कगार के किनारे तक का क्षेत्र आता है इसमें। जो बेंथिक जोन्स आता है, क्या आता है, बेंथिक जोन, ये ढलान का आता है, ये जैसे ढलान वाला है, तो ये वाला जो जोन आएगा ये बेंथिक जोन्स आएगा, ढलान वाला। ये जो ढलान वाला जोन्स है, ये यहाँ दिया नहीं है, तो वो कौन सा जोन आएगा, बेंथिक जोन्स। ये देखो दिया, ये ढलान दिया, बेंथिक जोन्स ये दिया, ढलान वाला बेंथिक जोन्स आता है। और जो पैलियोजिक जोन्स होता है, ये ओशियन बेसिन की बात करता है। कैस की बात करता है, ओशियन बेसिन की बात करता है, अर्थात अथाह जल
द्वारा बना होता है। मैरीन लाइफ के 3 भागों में विभाजित फिर किया गया है। तो ये जो सबसे नीचे वाला जोन आता है वो पेल्जिक जोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ओशियन बेसिन का जो पार्ट होता है उसको हम इसके नाम से जानते हैं। तो ये मुख्यतः 3 पार्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिटोरल फॉर्म द एनिमल आर फाउंड इन, तो लिटोरल जो फॉर्म एनिमल्स आर फाउंड इन कहाँ देखने को, तो ऑप्शन इसका लगा लेंगे ए, इन सी वाटर नियर शोर, यानी उथले जल में हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है कि प्राथमिक जो कंज्यूमर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन से हैं। तो 37 का हम आंसर क्या करेंगे, आप लोग बताएं फटाफट अगर आंसर आ रहा हो आपको। तो 37 का हम लोग करेंगे कि प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रायः हार्बिवोरस होते हैं, यानी जो पूरे पौधों को खाते हैं। क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं। वो कैसे होते हैं? हार्बिवोरस होते हैं। ओमनीवोरस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ओमनीवोरस जो होता है वो कार्निवोरस को भी खाता है और हर्स को भी खाता है, इन दोनों का मिला जुला रूप होगा। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, इन्वायरमेंट्स में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? तो हमारा एटमॉस्फियर वातावरण, हाइड्रोस्फियर यानी जो जल का वातावरण है, लिथोस्फियर और बायोस्फियर, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये सारे आते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार ये जीएस का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसका भी मतलब बायोलॉजी का भी आपके पीजीटी टीजीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनकेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन, तो 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में बना था। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ लागू नहीं होता था? तो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था। अभी ये जम्मू और कश्मीर में लागू होने लगा, क्योंकि धारा जो 370 थी जैसे ही वो हटी है वैसे ये लागू होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, एबाइसल जो एनिमल होते हैं वो देखने को कहाँ मिलते हैं? तो 45 का हम आंसर क्या करेंगे, आप लोग फटाफट बताएं। तो एबाइसल फ्रॉम द एनिमल आर फाउंड इन डेप्थ सी, कहाँ देखने को मिलते हैं? एबाइसल जो एनिमल्स होते हैं वो डेप्थ सी में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? डेप्थ सी में। तो ये यहाँ अगर आपकी नज़र जा रही होगी, ये एबाइसल जोन है। तो एबाइसल जोन क्या है? डेप्थ सी है। देखें डेप्थ सी यानी वो किसकी बात कर रहा है? बहुत गहरे समुद्र की बात कर रहा है। तो यहाँ हम लगाएंगे आंसर, क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन जल्दी समझ में ही नहीं आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे इसका आंसर? एबाइसल सी का। तो अभी हमने आपको बताया है ए नंबर, क्या लगाएंगे? डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जानवर जो समुद्र के, कह रहा है जानवर एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, वो जंतु जो मतलब समुद्र के या जो समुद्र है उसके बिल्कुल तलहटी में पाए जाते हैं या सबसे नीचे पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो जो तलहटी में पाए जाते हैं उनका हम क्या बोलते हैं? तो फटाफट बताइएगा। तो ये जीव समुद्र की तली में मिलते हैं। इनके प्रमुख रूप से तैरने वाले, रेंगने वाले, खिसकने वाले या स्थानबद्ध जीव आते हैं। इनमें अनेक स्क्वेंजर्स होते हैं, अपमार्जक होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्क्वेंजर्स होते हैं या अपमार्जक होते हैं वो जनरली कहाँ समुद्र में पाए जाते हैं? बेंथिक। क्या होते हैं? बेंथिक। और बेंथिक जो हमने आपको बता दिया है कि बेंथिक ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं? तो वे जीव जो समुद्र की तली में मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से तैरने वाले, खिसकने वाले, रेंगने वाले या इस्टेब्लिश रहने वाले, सोलिटरी कंडीशन में रहने वाले जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो इंटीमेट हेट्रोजेनेटिक एसोसिएशन, बताइएगा इसमें हेट्रोजेनेटिक एसोसिएशन कौन दिखाता है? मतलब कौन है? तो वो है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है? जब एक को लाभ हो, एक को क्या हो? लाभ हो और दूसरे को हानि हो। दूसरे को क्या हो? हानि हो। हानि हो,
यानी प्लस और माइनस वाला रिलेशनशिप। कॉमन सीरीज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है। प्रेडेशन क्या है, जिसमें दूसरों को मार के खा लिया जाता है। पैरासिटिज्म क्या है, एक जीव दूसरे पर पैरासिटिज्म के रूप में रहता है, पैरासाइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट। जहाँ हाई डेंसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और नेशनल पार्क में, तो वहाँ क्या देखने को मिलती है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या देखने को मिलती है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हमें देखने को प्रायः मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following plant is capable of the absorbing CO2 and Na2? ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखना है। इसका सही आंसर था फैसियोलस वल्गेरिस। ये क्वेश्चन पीजीटी में बना है, सेम टू सेम आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is not का फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये भी हमें आवश्यक नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश, तो भाई वाइल्ड लाइफ के लिए तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और बांधों का निर्माण, इससे भी पूरी की पूरी जाति नष्ट हो जाती वहाँ की, तो ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ उसने कहा है गलत जोड़े का चयन करिए। तो जो गैंडे पाए जाते हैं वो काजीरंगा आसाम में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एलिफेंट पेरियर राष्ट्रीय पार्क केरल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लायन जो है, शेर जो है, ये प्रायः गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ, गुजरात में। यहाँ क्या दिया, सारिस्का में क्या पाए जाते हैं, बाघ। बाघ का मतलब टाइगर। क्या पाए जाते हैं, टाइगर। सारिस्का रिजर्व जो है वो बाघ या टाइगर के लिए मशहूर है, तो यही हमारा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत का चयन करें, तो ऑप्शन सी सही कर देंगे। और मस्क जो डियर है वो कहाँ, केदारनाथ जो है, केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में मस्क डियर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टेब्लिश। शेषाचलम जीवमंडल की स्थापना कहाँ तथा कब हुई थी? तो शेषाचलम जो जीवमंडल है इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो बताएं। ये तो आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में 2010 में। ध्यान रखिए कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में 2010 में इसकी स्थापना हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके काफ़ी कंप्लीट होते हैं यहाँ से। और आज के लिए हमारे हिसाब से इतना ही रखा जाए, और कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट को। बकाया अप टू 99 की मेंबरशिप लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। और मैं वादा करता हूं कि जहां आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे हमसे जुड़ने के बाद, 50 प्लस हो जाएंगे और 100 के पार हो जाएंगे और सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक या सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए चूँकि आप जब सुबह से शाम तक हमारे ग्रुपों में क्वेश्चन से जूझेंगे, मैटर से जूझेंगे और दिन भर आप पढ़ने से संबंधित ही बातें करेंगे, उल फजूल के मैटर में कम उलझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट अप होगी। इसी के साथ नमस्कार।